हमारे इस चैनल पर यह उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ की दूसरी टेस्ट सीरीज है। पहली टेस्ट सीरीज हमने संडे को दी थी और आज ये इसका दूसरा टेस्ट है। साथियों, पहली वीडियो को आप लोगों ने अच्छा पसंद किया था, इसीलिए मुझे आशा है कि ये वाली टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगी। पेपर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप एक कॉपी और पेन के साथ बैठिए, क्योंकि कई चीज़ मैंने यहाँ पे तो मैंने लिखी है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं मौखिक बताऊँगा, है ना। तो आप लोग कॉपी पेन के साथ जरूर बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, बी सांवरी ग्रंथ, डी है मानवोदय काव्य और डी है सभासार। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। ये लिखा था जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स ने। आगे चलते हैं, इस पुस्तक के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में एक शासक आए थे पंवार वंश के, 37वें शासक, उनका नाम था अजय पाल। और अजय पाल के बारे में आपने सुना होगा, अजय पाल के बारे में गोरखनाथ पंथ से जुड़े हुए थे अजय पाल। तो इसी बुक से हमें पता चलता है कि अजय पाल गोरखनाथ पंथ से जुड़े हुए थे। साथियों, थोड़ा अजय पाल के बारे में भी जान लेते हैं। अजय पाल पंवार वंश के 37वें राजा थे पंवार वंश के। इन्होंने गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों को जीतकर उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था। और बाद में ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से श्रीनगर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं। श्रीनगर जब इनकी राजधानी होती है, यहाँ पे एक जगह है देवलगढ़। देवलगढ़ में एक राजप्रसाद का निर्माण करते हैं और जहाँ पे वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर में अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिमा ये रखते हैं। अपनी जो कुल देवी थी, क्या नाम था कुल देवी? राज राजेश्वरी की प्रतिमा कहाँ पे रखते हैं? देवलगढ़ में। ये कौन रखते हैं? अजय पाल। अजय पाल को अशोक से इनकी तुलना की जाती है। जैसे कि भारतीय इतिहास में मौर्य काल में आपने देखा होगा कि अशोक ने जब कलिंग की चढ़ाई की थी, कलिंग पर लड़ाई की थी, उड़ीसा में एक जगह है कलिंग, वहाँ पे बहुत सारा नरसंहार किया था अशोक ने। उसके बाद अशोक ने क्या कर दिया था? नरसंहार त्याग दिया था, यानी युद्ध करना त्याग दिया था। यही काम अजय पाल ने किया। जब इन्होंने 52 गढ़ों को जीत लिया था, तो इन्होंने उसके बाद अशोक के कदमों पर चलना उचित समझा। तो यहीं से कहते हैं कि इसीलिए अशोक से अजय पाल की तुलना की जाती है। जो सांवरी जो ग्रंथ है उसके जो लेखक हैं वो थे सूरवीर सिंह। क्या लेखक थे इनके? सूरवीर सिंह। ये एक हस्तलिखित ग्रंथ है, ठीक है। और इस ग्रंथ से भी पंवार काल के बारे में जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य के लेखक हैं कौन? भरत कवि। कौन है? भरत कवि मानवोदय काव्य के लेखक हैं। और वहीं जो सभासार, मानवोदय काव्य का कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में बताते हैं कि मानवोदय काव्य संस्कृत में लिखी गई। जो सभासार जो ग्रंथ है, ये लिखा है सुदर्शन शाह ने। किसने लिखा है? सुदर्शन शाह ने लिखा है। सभासार जो ग्रंथ है, सभासार कब लिखी गई थी? 1828 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने लिखा। और इसी सभासार ग्रंथ से पता चलता है कि जो टिहरी रियासत के जो राजा थे वो पंवार वंश से थे। सुदर्शन शाह ही वही राजा थे जहाँ से टिहरी रियासत की शुरुआत होती है ना। टिहरी रियासत की यहीं से शुरुआत होती है, जब अंग्रेज इनको क्या देते हैं? टिहरी रियासत दे देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है? ये बोलता है देहरादून में कौन था। अब देखो, पहले क्या पूछा जाता था एग्जाम में, जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई, है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, देखो आपको सबकी डेट पता होनी चाहिए। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान, यानी देहरादून में भारत सर्वेक्षण विभाग भी है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भी है, वन अनुसंधान संस्थान भी है और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान भी है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो हो गई थी कब? 1767 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो गई थी 1767 ईस्वी में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना होती है 2005 में।
वन अनुसंधान संस्थान यानी जो FRI है, इसकी स्थापना होती है 1906 ईस्वी में, और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना होती है 1966 में। 1966 ईस्वी में होती है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। तो देहरादून में स्थापित प्रथम जो संस्थान है, यहाँ पे इन चारों में से कौन है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1767 ईस्वी में। अगर सर्वेक्षण विभाग की बात करें, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। और बंगाल से देहरादून 1942 ईस्वी में कहाँ से आता है? बंगाल से भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ आता है? हमारा देहरादून में आता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन और इससे संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्न में से सुमेलित युग्म चुने। अब देखेंगे, सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पंवार राजवंश से है। तो सोमेश्वर ये तो अल्मोड़ा में हो गया भाई, तो सोमेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में, बागेश्वर में होगा। सोमेश्वर बागेश्वर में होगा, और पंवार वंश से तो हो नहीं सकता, ये तो हो गया गलत। हडगांव ताम्रपत्र चंद वंश, हडगांव ताम्रपत्र किससे है? ये जब उत्तराखंड में एक शासिका आई थी, रानी कर्णावती। किसकी धर्मपत्नी थी? महपति शाह की पत्नी थी रानी कर्णावती। तो कर्णावती का ताम्रपत्र मिलता है हडगांव में। इस ताम्रपत्र में लिखा गया है गढ़वाल संतान। रानी कर्णावती इसको क्या कहती थी? इसमें क्या लिखा है? गढ़वाल संतान नाम से शब्द का प्रयोग किया है हडगांव ताम्रपत्र में। अब तो ये चंदवंश, ये भी गलत हो गया। अगला जो ऑप्शन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, यह गोरखा, ये भी गलत है। जो हमारा पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है, यह कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित था। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, यह है कार्तिकेयपुर राजवंश, उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर। उत्तराखंड में एक वंश आया था 700 ईसा पूर्व से लेकर 1050 ईसा पूर्व, ईस्वी 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी पूर्व में एक वंश आया था जिसका नाम था कार्तिकेय राजवंश। इसी कार्तिकेय राजवंश की जानकारी हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलती है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है ललित सूर्यदेव के बारे में, ललित सूर्यदेव। अगर फटाफट में जान लेते हैं, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसकी जो राजधानी थी वो जोशीमठ के नीचे कार्तिकेयपुर एक जगह थी, वहाँ पे इसकी क्या थी? कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी थी। आगे चलकर क्या होता है कि इसमें 3 वंश आते हैं मुख्य रूप से। प्रथम जो वंश था उसकी स्थापना बसंत देव ने की थी। बसंत देव ने जो द्वितीय जो वंश आया था द्वितीय परिवार आया था, उसकी स्थापना की थी निम्बर ने। किसने की थी? निम्बर ने। इसी निम्बर का पुत्र था इष्टगण। इष्टगण के समय में पूरे उत्तराखंड लगभग एक सूत्र में बंधा हुआ था, और इष्टगण के पुत्र है ललित सूर्यदेव। तो ललित सूर्यदेव के 2 ताम्रपत्र मिलते हैं पांडुकेश्वर में। आई बात समझ में? पांडुकेश्वर में ललित सूर्यदेव के 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी कि जो द्वितीय परिवार था उसकी स्थापना किसने की थी? तो निम्बर ने की थी द्वितीय परिवार की स्थापना। तो ललित सूर्यदेव ने कहा क्या है? पांडुकेश्वर में 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। आगे जाकर और जो तृतीय परिवार है उसकी स्थापना की थी इच्छरदेव ने। ठीक है, तो बस मोटे मोटे तौर पे आपने जाना कार्तिकेयपुर राजवंश, उसकी राजधानी कहाँ थी, और 3 वंश उसमें आए, जिसमें दूसरा वंश का एक शासक था जिसका नाम था ललित सूर्यदेव, इष्टगण का पुत्र था। तो इसके 2 ताम्रपत्र मिलते हैं पांडुकेश्वर में। ये है चमोली में है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। तो गोरखा से तो हो नहीं सकता, है ना? तो ये भी गलत हो गया। अगला है तालेश्वर यानी ब्रह्मपुर राज्य पर्वताकार। तो ये बिल्कुल सही है। साथियों, अब तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में जानते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र हमारा अल्मोड़ा में मिलता है। यहाँ पे पर्वताकार यानी ब्रह्मपुर राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कौन था ये ब्रह्मपुर राज्य, पर्वताकार राजवंश? इसकी बहुत अच्छी खासी इतिहास है, अच्छा खासा इतिहास है इसका। जानते हैं, उत्तराखंड के इतिहास में एक वंश आया था पौरव राजवंश। क्या नाम आया था? पौरव राजवंश। पौरव राजवंश का वही काल था जब उत्तराखंड पर हर्षवर्धन का शासन था।
हर्षवर्धन का शासक था। हाँ, आपने जाना होगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। ठीक है, हर्षचरित्र की रचना की थी, और उसमें एक राज्य का नाम मिलता है, पर्वता का राज्य, जिसको कि ब्रह्मपुर नाम से जाना जाता है। इसी ब्रह्मपुर का उल्लेख चीन से आए एक यात्री है हुएंगसांग, उन्होंने क्या कहा था, सी यू की उत्तराखंड को क्या है क्या कहा था, सी यू की, और इस सी यू की का मतलब ही ब्रह्मपुर होता, इतिहासकारों ने ब्रह्मपुर माना। तो हर्षवर्धन के काल में ही कौन आए थे, हुएंगसांग आए थे, और उसी दौरान उत्तराखंड पर पौरव राजवंश का शासन चल रहा था। ये कब की बात है, 6वीं ईस्वी से लेकर 8वीं ईस्वी तक पौरव राजवंश यहाँ पे आता है। पौरव राजवंश की स्थापना किसने की थी, अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी विष्णुवर्मन ने। जो विष्णुवर्मन ने उत्तराखंड में पौरव राजवंश की स्थापना की थी। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं पौरव राजवंश की। इनकी जो कुल देवी थी पौरव राजवंश की, तो उनकी कुल देवी का नाम था वीणेश्वरी देवी। वीणेश्वरी देवी उनकी कुल देवी का नाम था। आगे बाकी तो यही है, यहाँ पे पौरव राजवंश के बारे में इतना जान लीजिए, है ना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है। ऑप्शन 19, 50, 75 और 33। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। एक और भी क्वेश्चन आया था, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में, कि जब 50% पंचायती राज महिलाओं के लिए जो आरक्षण जब 50% किया गया, तो उस समय उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, भुवन चंद खंडूड़ी। ठीक है, बीसी खंडूड़ी जी थे। 2008 में उत्तराखंड में क्या ये 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 50। पहले आरक्षण कितना था महिलाओं के लिए, 33% था, बाद में 50 कर दिया गया। थोड़ा और जान लेते हैं। अब यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट बताऊंगा, और उसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पंचायती राज अधिनियम आया था, कब आया था, पहले तो किसकी अनुशंसा पे आया था ये पंचायती राज, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1957, एग्जाम में आया था कि कब इन्होंने सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत आगे जाके क्या होता है, बहुत सारी कमेटी बनती है। तो हमारा आता है कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992, जो हमारे संविधान में एक संशोधन किया जाता है इस पंचायती राज के लिए, जो कि 1952 ईस्वी में, कब हुआ था ये संशोधन, 1952 ईस्वी में 73वां संविधान 1992 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन हुआ, और उसी संशोधन में हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई, और अनुच्छेद जो हमारा 243 ए से 243 ओ तक, अगर हिंदी में बोलेंगे 243 क से 243 अण तक हमारे ये अनुच्छेद जोड़ी गई। तो ये अनुच्छेद हमारे किससे संबंधित है, भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई, और अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक क्या जोड़ी गई, अनुच्छेद जोड़ी गई। तो अब मैं आपको इम्पोर्टेंट आज का जो पेपर प्रैक्टिस सेट है, केवल 4 आपको क्या बताऊंगा, अनुच्छेद बताऊंगा, ये आपने नोट करना है। पहला है 243C, इसमें पंचायतों का गठन है। 243C नोट करेंगे इसे, इसमें किसका गठन है, पंचायतों का गठन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। 243D, सी में तो पंचायतों का गठन, डी में है सीटों का आरक्षण। ठीक है, अब जो आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज में, वो 243D में है। कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको तो तुमने याद कर देना है। ई में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल। आप जानते होंगे ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपने पढ़ा है तो, पंचायतों का कार्यकाल बताएंगे। ई में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल, और एफ में क्या है, सदस्यों की अयोग्यता। पंचायतों में जो सदस्य हैं जो चुने जाते हैं, आपने देखा होगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनकी वो होती है ना, चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके जो क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो इनकी अयोग्यता से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 243F में। तो ये 4 आर्टिकल आज आप याद करेंगे। अगला जो पेपर प्रैक्टिस सेट होगा उसमें इसके अतिरिक्त और भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल इनको याद करेंगे और ये एग्ज़ाम में आएंगे, इसकी संभावना है 100%।
तो साथियों देखो हमने आपके लिए कितनी अच्छी मेहनत कर रखी है, अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए दे रहे हैं। बस एक छोटी सी तो डिमांड होती है आप लोगों से कि बस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और एक और अच्छा कंटेंट हम आपको देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए भी काम करेंगे। हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा आप हमारे लिए भी काम करिएगा, ऐसा मैं आपसे विश्वास आपसे उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑप्शन ए किरात, खस, जाड़ और संथाल, ये जाति है। और कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, आना था, सॉरी, संबंधित नहीं है, ऑप्शन ये है क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल। संथाल जो जनजाति है मूल रूप से कहाँ पे, झारखंड की है। संथाल जो जनजाति है मूल रूप से झारखंड की है। इसके अलावा यह उड़ीसा में भी मिलती है और बंगाल और असम में भी यह संथाल जनजाति मिलती है। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये एग्जाम में आया था कि किस जनजाति से संबंध रखती है, तो वो था संथाल जनजाति। तो ये एक जनजाति है संथाल जनजाति, जिसमें हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। अगर बात करें जो हमारी उत्तराखंड की जो प्राचीन जो जनजातियां हैं, पूरा जो जनजाति बोलेंगे वो थी, जो सबसे पहले जो जनजाति थी उसका नाम था कोल। ठीक है, कोल सबसे पहले जो हमारी जनजाति आई थी वह कोल जनजाति थी। कोल जनजाति के बाद और भी जनजाति आती है, जैसे कि बाद आता है किरात जनजाति। और इसी किरात जनजाति का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि किरात जनजाति के बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख जो उल्लेख मिला वो मिला हमारा स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में किरात जनजाति के बारे में, जाति के बारे में उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो हमारी बाण भट्ट की एक पुस्तक है उसका नाम था कादम्बरी। कादम्बरी में भी किरात जातियों का वर्णन, जाति का वर्णन किया है। इसी के अतिरिक्त अगर बात करें, एक उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी जो जाति है उसे तो हमने कोल जाति कहा। कोल, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन जो महान इतिहासकार थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा कि किरात जनजाति हिमालय क्षेत्र की पहली जनजाति है। हिमालय क्षेत्र की सबसे पुरानी जो जनजाति है वो कौन है, किरात जनजाति। किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे एक जनजाति जो खस जनजाति है, इसके बारे में भी जान लीजिए। खस जाति में क्या है, इसकी एक छोटी सी एक विशेषता है। विशेषता तो बहुत सारी है लेकिन अभी मैं इतना ही बताऊंगा। इनकी एक प्रथा थी यहाँ पे, उसका नाम था झंटेला प्रथा। झंटेला प्रथा क्या थी, झंटेला प्रथा, इसमें चलो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको। ठीक है, एक ऑप्शन सी जाड़, ये थी उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति है, और ये भोटिया जनजाति की ही एक शाखा है जो कि उत्तरकाशी में पड़ती है। उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी की जो भोटिया जनजाति है उन्हें हम जाड़ नाम से जानते हैं। ठीक है, इस जाड़ जनजाति की क्या विशेषता है, एक इनका एक देवता है जिसको हम कहते हैं घुरमा देवता, घुरमा देव। और घुरमा देव वो उनका किसके लिए है, वर्षा देवता। अगर वर्षा नहीं आएगी तो घुरमा देव की पूजा की जाएगी और फिर वर्षा आ जाएगी। इसके अलावा एक और देवता है जो है घबला देवता। घबला देवता, अगर संपत्ति पैसे की कमी है या फिर अगर अपना कारोबार चलाना हो तो घबला देवता को पूजो और प्रभु की कृपा हो जाएगी। तो ये है जाड़ जनजातियों में। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी। अगला प्रश्न है, साथियों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे इस चैनल में स्टडीज़ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। याद रखें, थोड़ा सा आप इस जनरल स्टडीज़ की वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको पसंद ना आए, लास्ट तक एक दो वीडियो देख लीजिए। बस एक दो वीडियो देखेंगे फिर आप जानेंगे कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है और बताने का, और उससे संबंधित जो फैक्ट हम लोग बताते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। बस आपसे निवेदन है कि कम से कम आप 15 से 20 मिनट एक वीडियो देख लीजिए जनरल स्टडीज़ की। आपको पसंद आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि उत्तराखंड का जो भी एग्ज़ाम आते हैं, ग्रुप सी से संबंधित जो एग्ज़ाम आते हैं, वहाँ पे जनरल स्टडीज़ मात्र 30 प्रश्न ही पूछते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न आपका उत्तराखंड से पूछता है, 20 प्रश्न आपका हिंदी हो गया, करंट अफेयर और कंप्यूटर के प्रश्न जोड़ें तो 10 प्रश्न ये हो जाते हैं, और मात्र 30 प्रश्न। अब यहाँ पे समस्या क्या पैदा होती है कि यहाँ पे बच्चे मात्र लूसेंट और एक दो वन लाइनर किताब पढ़ के
करंट जनरल स्टडीज़ में काम चला देते हैं। होता क्या है, जब भी आपका लोअर पीसीएस आएगा या अपर पीसीएस आएगा, समीक्षा अधिकारी आएगा और कोई ऐसा एग्ज़ाम आएगा जहाँ पे जनरल स्टडीज ज़्यादा पूछी जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग मार खा देंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने उत्तराखंड की केवल एक वीडियो बनाई है, संडे के मैं बनाई थी, और आज मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जीएस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। मेरा मानना है कि जीएस एक बार स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी उत्तराखंड वगैरह आपका तो हो ही जाता है ना। तो आप लोग वो सीरीज़ ज़रूर देखेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और आपको फ़ायदा होगा, है ना, फ़ायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित तो नहीं है? ऑप्शन ए दूधातोली, गढ़वाल जनपद, भागीरथी टिहरी बांध है, और सुमेलित नहीं है लिखा ना, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में, रूपकुंड बागेश्वर। तो रूपकुंड बागेश्वर में नहीं है भाई, ये रूपकुंड है कहाँ पे? चमोली में है। देखेंगे यहाँ पे कंकाल मिले थे बहुत ज़्यादा। इस रूपकुंड कहाँ है? चमोली में है, ठीक है, चमोली में है, और यहाँ पे बहुत सारे मानव कंकाल मिले हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचल जो अभियान किया था, आप जानते होंगे ना, पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो जब एक करांचल अभियान किया था उसने, तो इसी करांचल अभियान में उसके जो सैनिक मरे थे, बर्फ में ढककर मरे थे, तो यहाँ पे उसके सैनिकों के कंकाल मिलते हैं, इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की देखो रूपकुंड में भी बड़ी जान पहचान थी भाई, है ना। बाकी कार्य तो आप जानते होंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, दौलताबाद में उन्होंने क्या बना दिया था? राजधानी बना दी थी देश के बीच में। सोचा तो अच्छा था लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाया। एक और क्या बनाया था? सभी धातुओं के मूल्य समान कर देते कि सोना चांदी तांबा लोहा सबको बराबर नज़रिए से देखो भाई। तो इसीलिए राजस्व का जो खजाना था वो क्या हो गया था? कम हो गया था। तो ये तो आप जानते होंगे। चलो छोड़ो, ये दूसरा टॉपिक हो गया। दूधातोली हमारा गढ़वाल जनपद में है, गढ़वाल मीन्स पौड़ी में, ठीक है। दूधातोली आप जानते होंगे, दूधातोली से कौन संबंध रखते हैं? एक महान नेता वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, दूधातोली में उनकी मूर्ति भी है, और वहाँ पे एक मेला भी लगता है दूधातोली में, ठीक है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये वही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे जिन्होंने पेशावर में आंदोलनकारियों पर, वहाँ पे सेना की कमांड थी इनके पास, और आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इसी पेशावर, यानी कि ये कहाँ थे? उत्तर पश्चिम प्रांत की बात कर रही थी, और उत्तर पश्चिम प्रांत में उस समय जो सक्रिय नेता थे, जिस समय यह आंदोलन चल रहा था, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्होंने लाल कुर्ते आंदोलन चलाया था, है ना। ये मैंने जीएस में बहुत अच्छे से बता रखा। मैं नहीं, पता नहीं आप लोग ना वीडियो को शेयर नहीं करते, आप लोग देखते ही नहीं वीडियो को। तो भाई देखेंगे नहीं तो यूट्यूब हमारी वीडियो को औरों तक नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। तो आप लोग देखिए। तो अगर मैं चाहता तो जैसे सभी लोग पढ़ा रही हैं, इसीलिए हमने एक अलग सा कॉन्सेप्ट रखा है, ओनली पेपर प्रैक्टिस। क्यों रखा है, इसके पीछे आप लोग रीजन समझ सकते हैं। पुराने पेपरों को एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, और तब जाके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनों को बनाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए छोड़ो, फालतू बात ज़्यादा हो रही है आज। तो भागीरथी जो है, टिहरी बांध है, भागीरथी कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी के गोमुख से। गोमुख बटियाणी छ गंगे माँ, है ना। तो भागीरथी कहाँ? टिहरी बांध। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर है टिहरी बांध, ठीक है। और जब ये भागीरथी आगे देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम होता है, तब यहाँ से देवप्रयाग से यह गंगा के नाम से जानी जाती है। खतलिंग ग्लेशियर आप जानते हैं टिहरी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जनपद का है? ऑप्शन नैनीताल, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली। तो राइट आंसर देखो, अब सर्वाधिक वन क्षेत्र आपने पौड़ी रटा होगा। पौड़ी तो ठीक है, रटना चाहिए, लेकिन अगर इनमें से छाटेंगे तो कौन होगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल? ये होगा उत्तरकाशी। और सर्वाधिक अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें, उत्तरकाशी है सर्वाधिक, ठीक है। तो अब सर्वाधिक बात करें यहाँ पे, उसकी तो सबसे पहले आता है पौड़ी। तो पौड़ी ऑप्शन में था नहीं, है ना। तो वन क्षेत्रफल पौड़ी नहीं है, तो फिर किसका नंबर आएगा? उत्तरकाशी। पौड़ी के बाद उत्तरकाशी के बाद नैनीताल के बाद आता है चमोली, नैनीताल के बाद चमोली। तो नोट करेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। उधम सिंह नगर में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, सबसे कम कहाँ है? उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड में सर्वाधिक वन किस जनपद में? प्रतिशत की दृष्टि से बोल रहा है, तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन हमारे किस में है? नैनीताल। प्रतिशत की दृष्टि से हमारा प्रथम आ जाएगा नैनीताल। उसके बाद आएगा हमारा नैनीताल के बाद चंपावत।
नैनीताल के बाद चंपावत, फिर आएगा बागेश्वर। तो यह हो गया प्रतिशत की दृष्टि से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति 1998 के तहत देश में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर वन आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। राष्ट्रीय वन नीति है जो, उसमें देश के कुल कितने प्रतिशत पर है? 33% पर भूमि होनी आवश्यक है। अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूमि पर जो है वो 60%। जो पर्वतीय राज्य होगा हमारा, वहाँ पे पर्वतीय भूमि 60% जो क्षेत्र है वहाँ पर वन होने आवश्यक हैं। ठीक है, 33% कुल देश के कुल क्षेत्रफल का 33% पर। अगर बात करें जो ये 40% है, ये उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड की जो कुल वन है उत्तराखंड में, उसका 40.30% कुमाऊं में है और बाकी 59.7% ये है गढ़वाल में। गढ़वाल देखो, ऑप्शन से आपको क्या आ गया? ऑप्शन से आपको 2-3 प्रश्न आपके हो गए, 3-4 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्ध करते थे। क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। हाँ, तो क्या था इसका? काली। अब देखो, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो, काली तो हो नहीं सकता क्योंकि नेपाल बॉर्डर पे है, तो गढ़वाल कुमाऊं की सीमा के लिए क्यों लड़ेंगे ये। अब यहाँ पे पूर्वी रामगंगा, रामगंगा पूर्व में है, यानी कि ये कुमाऊं बिल्कुल उधर ही है, ये पूर्व में ही है। अब कोसी देखो, कोसी तो हो नहीं सकता, ये भी प्रॉपर कुमाऊं में है। अब वो पश्चिमी रामगंगा आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ पे, दूधातोली से निकलती है और गैरसैंण से, गैरसैंण जो हमारा जो क्षेत्र है चमोली में, वहाँ से जाता है खनसर घाटी में। सुना होगा ना खनसर घाटी, गैरसैंण की कितना प्रसिद्ध है खनसर घाटी। और वहाँ से ये चौखुटिया में चली जाती है, पश्चिमी रामगंगा चौखुटिया में गई और वहाँ से कुमाऊं बॉर्डर कुमाऊं स्टार्ट हो जाता है। तो भाई कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में जो नदी होगी लमसम, वही तो उसका आंसर होगा। तो पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, कहाँ से निकलती है? दूधातोली से। अरे क्या हो गया? अगला प्रश्न है कुमाऊं बोली की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए घर जमाई, बी जगवाल, सी समन और डी है मेघा। तो राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं की प्रथम जो फिल्म थी वो थी मेघा। कब थी? कब बनी थी? 1987 में बनी थी। ठीक है, 1987 में। अगर घर जमाई की बात करें तो घर जमाई उत्तराखंड की कौन सी फिल्म थी? यह सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म थी, जो संगम सिनेमा हॉल था, संगम सिनेमा हॉल था दिल्ली का। इसमें 29 दिन तक लगातार ये चली थी घर जमाई, बहुत ही ज़्यादा घर जमाई। ठीक है। और जो जगवाल फिल्म थी, आगे आता है जगवाल फिल्म। तो जगवाल फिल्म गढ़वाल की प्रथम फिल्म थी। गढ़वाल राज्य और गढ़वाल की, राज्य की भी प्रथम फिल्म थी जगवाल, और गढ़वाल की भी होनी है। जो राज्य की है तो गढ़वाल की भी तो होगी। कब बनी थी? 1883 ईस्वी में जगवाल फिल्म बनी थी। पारेश्वर गौड़ और कौन था? कुसुम बिष्ट है ना। अभिनेता कौन थे इसमें? पारेश्वर गौड़, और अभिनेत्री कौन थी? कुसुम बिष्ट थी। लिखा होगा मैंने यहाँ पे, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, पारेश्वर गौड़ और कुसुम बिष्ट थी। और जो एक और क्या ऑप्शन क्या है? समलौड़ राज्य की पहली वीडियो फिल्म थी। पहली क्या थी? वीडियो फिल्म। ठीक है, तो ये समलौड़ थी। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड, देखो अब ये क्वेश्चन आपका कितनी देर में पहुंच रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को भाई करेंगे, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, देखो जब उत्तराखंड की राज्य की स्थापना होती है, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बनते हैं, जिसमें आपने देखा होगा उत्तराखंड परिषद की स्थापना आप देखेंगे 1972 ईस्वी में होती है, और यही उत्तराखंड परिषद दिल्ली चलो का नारा देता है। जैसे एक और परिषद बनता है उत्तराखंड युवा परिषद, उसकी स्थापना होती है 1976 ईस्वी में। एक और परिषद बनता है जैसे उत्तराखंड उत्थान परिषद, सुबंत सिंह जिन्ना है क्या, सुबंत सिंह के द्वारा ना, तो 1988 ईस्वी में उत्तराखंड उत्थान परिषद बनता है। इसी में एक परिषद का नाम था पर्वतीय जन विकास परिषद। तो पर्वतीय जन विकास परिषद, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ मैं, पर्वतीय जन विकास परिषद, पर्वतीय जन विकास परिषद। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं, आप लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा व्यतीत होता है। पर्वतीय जन विकास समिति की स्थापना होती है और उसका एक सम्मेलन होता है कहाँ पे? मसूरी में।
मसूरी में एक सम्मेलन होता है 24 जुलाई से स्टार्ट होता है, 25 जुलाई में इसका एक सम्मेलन होता है 1979 में। इसी सम्मेलन में एक नए दल की स्थापना होती है, उसका नाम था उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी की स्थापना होती है। इस दल का भी वही उद्देश्य था जो अन्य का था कि एक पर्वतीय राज्य की स्थापना हो यहाँ की जनता के लिए। अगर बात करें अध्यक्ष की, तो यूकेडी के जो अध्यक्ष थे, यूकेडी के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था डीडी पंत, देवी दत्त पंत इनके यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। माना जाता है कि इन्होंने द्वारा ही उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई। आगे चल के देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा जो 1987 ईस्वी में क्या होता है। देखो, जैसे कांग्रेस दो भागों में कब बंटी थी, 1907 का सूरत अधिवेशन में, उसी प्रकार यहाँ पे 1987 ईस्वी में जो उत्तराखंड क्रांति दल दो भागों में बंट जाती है। अब यहाँ से काशी सिंह ऐरी क्या करते हैं, यूकेडी की बागडोर संभालते हैं। आगे जाकर जो 23 अप्रैल 1987 को, 23 अप्रैल याद रखेंगे, 23 अप्रैल 1987 को एक त्रिवेंद्र पंवार जी थे, उन्होंने संसद भवन में पत्र बम फेंका था। यानी एक पत्र पर मोड़ मार के उसे संसद में फेंकना, ताकि क्या बोलना वहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए संसद में पत्र बम फेंका था। आगे जाकर क्या होता है, 1990 ईस्वी में यूकेडी से एक यूपी विधानसभा में चुन के आते हैं जिनका नाम था जसवंत सिंह बिष्ट। जसवंत बिष्ट जी थे, और यही जसवंत बिष्ट जी क्या करते हैं, सबसे पहले अलग राज्य की मांग करते हैं, पृथक राज्य की मांग का प्रस्ताव रखते हैं विधानसभा में। आई बात समझ में। आगे जाकर 1992 ईस्वी में जो हमारी यूकेडी है वो अपना ब्लूप्रिंट तैयार करती है और उत्तराखंड राज्य की राजधानी घोषित करती है चंद्रनगर, और इसी चंद्रनगर को हम गैरसैंण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भाई यूकेडी ने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। दुर्भाग्य है कि आज यूकेडी की स्थिति बड़ी खस्ता हालत में है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो भाई अजय पाल ने बनाई थी। ये क्वेश्चन क्या आप जानते होंगे। किस जनजाति के लोग वनों को साफ करने के लिए कार्टिल विधि का प्रयोग करते थे, तो राइट आंसर हो गया भोटिया जनजाति। साथ ही ये कार्टिल जो विधि है ना, ये मूल रूप से वनों को काटकर, कार्टिल का मतलब काटना है ना, तो वनों को काटकर, यानी झूम खेती प्रकार की है। वनों को काटो और फिर वहाँ पे खेती करो। अगर एग्जाम में कार्टिल विधि आएगा कि निम्न में से कौन सी जनजाति झूम खेती करती है, तो वहाँ पे राजी जनजाति आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये झूम खेती प्रकार की है ये कार्टिल विधि कहते हैं, तो कार्टिल विधि भोटिया जनजाति है। अगर जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड में ये जनजाति मुख्य रूप से कितनी जनजातियाँ हैं, 5 जनजाति है। कब लोकर एक समिति का गठन हुआ था, लोकर समिति का 1965 ईस्वी में, और इस समिति की अनुशंसा पर 1967 ईस्वी में 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त जुलाई 2001 में राजकीय सेवाओं में 4% आरक्षण। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हनोल मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन ए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ पे है, हनोल मंदिर। ये जो जौनसारी जनजाति है, जौनसारी जो जनजाति है और देहरादून में मूल रूप से, तो इनके ये हनोल मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह महासू देवता का एक विशाल मंदिर है। इसका जो प्राचीन नाम था हनोल मंदिर का, इसका नाम था चक्करपुर। ठीक है, जो मंदिर बना हुआ है नागर शैली और हूण शैली में, यह हनोल मंदिर बना हुआ है। एक जागड़ा एक त्यौहार है, एग्जाम में आया था ये जागड़ा त्यौहार, तो ये महासू देवता के लिए प्रसिद्ध है देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में जागड़ा त्यौहार मनाया जाता है, ये एग्जाम में आया था, और महासू देवता के लिए यह जागड़ा त्यौहार समर्पित है। ठीक है, महासू देवता के लिए। तो भाई यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को और हमारी जनरल स्टडीज़ की वीडियो को देखेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि साथियों ना उत्तराखंड, मैंने पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड की वीडियो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम
अमूमन जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे। और जनरल स्टडीज़ पे क्यों करते हैं, क्योंकि उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आप उत्तराखंड में यूट्यूब पे जितने भी अगर आप चैनल देखेंगे वहाँ पे जनरल स्टडीज़ को कोई पूछ ही नहीं रहा। जनरल स्टडीज़ मतलब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ किसी चैनल की, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले चैनल हैं यूट्यूब पे, मैं उनकी किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं देखता हूँ कि जनरल स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है। साथियों, अगर आपका कभी लोअर पीसीएस के या कोई ऐसा एग्ज़ाम आएगा जहाँ पे जनरल स्टडीज़ को भी बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो वहाँ पे फिर आप लोग शायद दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो आप लोग जनरल स्टडीज़ को भी इस चैनल पर पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आप जाके देखिए तो आपको पसंद आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।